आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं 18 बरस की थी, मुझे जनवरी की उन ठंडी और तूफानी रातों के साथ साथ अपनी सिर्फ एक ही कमी के कारण ज़माने की कटाक्षों को भी बर्दाश्त करना पड़ा। अरे यार, लगता है कि ये ठंड अब जान लेकर ही छोड़ेगी। मैं तो इतने दिनों से काम पर भी नहीं जा पा रहा। हवा तो सुई की तरह हड्डियों में चुभती है। यार सही कह रहा है तू, बस इन सर्दियों में जान बच जाए और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं 18 साल की थी तब मेरे पिताजी चाय का एक छोटा सा ढाबा लगाते थे और उस रात तेज ठंड और तूफान के कारण मेरे पिताजी अपना चाय का ढाबा जल्द ही बंद करके घर की ओर आ रहे थे। क्या हुआ जय, कोई थोड़ी बहुत कमाई हुई कि नहीं? क्या बताऊं तुम्हें नंदिनी, सर्दी इन बूढ़ी हड्डियों में चुभती है तो यूं लगता है अभी जान निकल जाएगी। बस क्या करूं, छोटा सा चाय का ठेला है, कैसे गुजारा होगा खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसे ना कहीं आप, आपके बिना मैं अकेली 2 लड़कियों को कैसे पालूंगी? चंदा, ओए चंदा, एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे यार, ये पिताजी भी ना आते ही काम बोलना शुरू कर देते हैं। अरे पायल, सुनना, जाकर पिताजी को पानी तो दे दे। मुझे भी बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, मैं कहीं नहीं आ रही। ठीक है चंदा, तुम रहने दो, मैं ही पिताजी को पानी पिला देती हूँ। अपने घर में मैं अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन चंदा के साथ रहती थी। मेरी बड़ी बहन शुरू ही से हर काम में आलस और सुस्ती दिखाती थी। अरे किसका मुंह देख लिया मैंने। तुमसे कहा है ना कि मेरे सामने मत आया करो। काले कौवे से भी ज्यादा काली होती जा रही है ये तो। हाय राम, पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। पिताजी, मेरी किस्मत में जो कुछ भी होगा वो मुझे जरूर मिलेगा। आप इस बात की परवाह मत करें, मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। बस मेरी यही कमी कि मेरी रंगत बाकी लड़कियों की तरह साफ नहीं थी, बल्कि मैं बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा काली दिखती थी। मगर मुझे अपनी किस्मत पर पूरा विश्वास था कि मेरी रंगत की तरह मेरी किस्मत कभी काली नहीं हो सकती। अगले ही दिन माँ जी मुझे और मेरी बड़ी बहन चंदा को बोली, अरे चंदा, जाके बाग से कुछ फूल तोड़ ला, और सुन, इस पायल को भी अपने साथ ले जाना ताकि इसकी बुद्धि भी तेरे जैसी ही हो जाए, और खुदा करे कि इसको भी कुछ ओढ़ने पहनने का ढंग आ जाए। अरे माँ जी, इसको तो रहने ही दो, इसको क्या पता कि सुंदरता क्या चीज है और गोरी रंगत लोगों को कैसी दीवाना बना देती है। ये पायल तो रही सीधी साधी सी, काले कौवे की शक्ल जैसी। माफ करना पायल, अगर तुमको बुरा लगा हो, मैं तो तुम्हें बस सच ही बता रही थी। बाहर के लोगों के ताने तो मुझे दुख देते ही थे, मगर अपने ही घर वालों की बातें मुझे तोड़ के रख देती थी। लेकिन सिर्फ एक विश्वास जो मुझे अपनी किस्मत पर था, मुझे हमेशा संभाल लेता था। यूँ उदासी के बाद हमेशा उठ खड़ी होती और अपनी बहन के साथ बाग में फूल तोड़ने के लिए चली जाती थी। और यूँ मेरे पिताजी भी अपने चाय का छोटा सा ढाबा लगाकर चंद सिक्के कमाने की मेहनत में जुट जाते थे। देख रही हो पायल, कैसे सारा गांव मेरे हुस्न को मुंह उठा उठा कर देख रहा है। मुझे तो लगता है कि अब मुझे घर से निकलना कम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मेरे हुस्न के ये चर्चे मंत्री के बेटे तक पहुंच जाएं और वो मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए बेचैन हो जाए। यूँ सारे रास्ते मेरी दीदी मेरे रंगत का मजाक उड़ाती रहती और मुझे ताने मारती रहती थी। मगर इतनी सारी बातों के बावजूद भी मैं अपनी दीदी की बातों को ध्यान से नहीं सुनती थी और अपने मन को शांत रखती थी। यार, कोई इस हसीन लड़की को देखकर कह सकता है क्या कि ये चाय वाले की बेटी है? इसको तो किसी मंत्री की बेटी होना चाहिए था। अरे यार, मंत्री की बेटी नहीं है तो क्या है, मंत्री की बहू भी तो बन सकती है ना। यार, मैं मंत्री के बाग का माली हूँ और आजकल वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं।
हो सकता है कि वो अपने बेटी की शादी इस चाय वाले की बेटी से ही कर दें। यार तुम कैसी बातें करते हो। मंत्री के पास इतना धन है, दौलत है, और इस लड़की के पास सिवाय खूबसूरती के और क्या है। ऐसे में ये असंभव है। माँ जी, पिताजी, आपको पता है कि पूरा गांव मेरे हुस्न का दीवाना हुआ जा रहा है। मेरी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है चंदा कि माँ आज मेरे चाय के ढाबे पर मंत्री जी आए थे। क्या कहा आपने? मंत्री जी आए थे? जरूर वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाना चाहते होंगे, है ना पिताजी? बोले ना, मंत्री जी ने क्या कहा ढाबे पर आकर? अरे चंदा, सुन तो लो। मंत्री जी कह रहे थे कि वो हमारी चंदा की शादी अपने बेटे से जरूर करवा देते अगर हम भी उन जैसे ही धन दौलत वाले होते तो। मगर मेरा तो एक छोटा से चाय का ढाबा है। कुछ करना पड़ेगा पिताजी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आप देखना, एक दिन जरूर मंत्री हमारे घर आएगा अपने बेटे का रिश्ता लेकर। अरे चंदा, अपनी थोड़ी सी बुद्धि इस पायल को भी दे दे। अरे पायल, खुद सीख अपनी बहन से। रे अपने मुंह पर हल्दी ही लगा लिया कर ताकि कुछ तो रंग तेरा ठीक हो ना। माँ जी, जिसको भी मुझसे शादी करनी है वो ऐसे ही करे जैसी मैं हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी मेरा है और मेरा नसीब में लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। मैं आपको बताने के लिए आई थी कि गाय का गोबर साफ कर दिया है बाड़ी में से। अरे माँ जी, रहने दे। किसको समझा रही हैं आप? ये तो सारी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है। इसको छोड़े आप, इसमें बुद्धि आई ना जाए। मेरे माता पिता और मेरी दीदी अक्सर ही मेरी काली रंगत के बारे में मजाक उड़ाया करते थे, मगर चंद दिन उदास रहने के बाद मुझे विश्वास होने लगा कि मेरा भविष्य मेरी काली रंगत की तरह नहीं बल्कि मेरी किस्मत की तरह ही चमकदार होगा। डैड, वो चाय वाली की बड़ी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरी उसी से शादी करवा देना। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कहाँ उसकी चाय की दुकान और कहाँ हमारा लाखों का कारोबार। कोई जोड़ ही नहीं है। मगर मैं कल गया था चाय वाले के पास। उसको मैंने बोला था कि अगर अपनी बेटी की शादी वो तुमसे करवाना चाहता है तो उसको भी हमारी ही तरह अमीर होना होगा, वरना ये शादी नहीं हो सकती। चंदा, जाकर बाग से फूल तोड़ लो। यूँ हर रोज की तरह उस दिन भी मैं अपनी दीदी के साथ बाग में फूल तोड़ने के लिए चली जाती हूँ। अरे दीदी, दीदी देखो कितना प्यारा हिरन है ये। दीदी, क्या इसके हम घर ले जाएं? मैं इसके साथ खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। खबरदार, खबरदार, जो मुझे तुम दोनों ने हाथ भी लगाया तो। अरे ये आवाज, दीदी, ये तो बोलने वाला हिरन है। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। खुदा ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं इंसानों की भाषा समझ लेती हूँ। बस तुम अगर इंसानों की भाषा ही समझ लेती हो ना, तो इस बात में कोई बहुत अद्भुत चमत्कार नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं चमत्कारी हिरन नहीं हूँ? हाँ, मुझे तुम में कोई खास चीज नजर नहीं आई। अच्छा ठीक है, तो तुम में से जो कोई भी मेरी एक पहेली का जवाब देगा, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगी। नहीं, मुझे तुमसे कोई भी धन या दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पर पूरा विश्वास है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और मुझे जरूर मिलेगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? धन दोगी तुम, वो भी बहुत सारा? तो फिर ठीक है ना, मैं दूंगी तुम्हारी पहेली का जवाब। वैसे भी मैं इससे बहुत ज्यादा ज़हीन हूँ। तुम इसको छोड़ो, तुम मुझसे पहेली पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ। बताओ वो कौन सा पक्षी है जिसकी ना ही टांगे हैं, ना ही उसका मुंह है और ना ही वो नजर आती है, मगर वो बहुत तेज चलती है और वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। तो वो कोई पक्षी नहीं है, बल्कि वो है हवा, जिसकी ना ही टांगे हैं, जो सिर्फ महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब हवा ही है। ये लो पत्थर, और इसको ले जाकर उसी एक चीज पर रख दो जिसको तुम सोना बनाना चाहती हो। मगर याद रखना, इससे तुम सिर्फ किसी एक चीज को ही सोना बना सकती हो। और यूँ वो चमककारी हिरन मेरी दीदी को एक जादुई पत्थर दे देती है। अरे चंदा बेटा, हम भला इस पत्थर का क्या करेंगे? पिताजी, आपको नहीं पता, ये एक जादुई पत्थर है। मैंने बाग में एक हिरन को
उसका पहेली का उत्तर दिया तो उसने मुझे इनाम के तौर पर ये पत्थर दिया है। मगर पिताजी, उस हिरण ने ये कहा है कि हम इस पत्थर से सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज को ही सोना बना सकते हैं। वाह रे चंदा वाह, क्या कहने हैं तुम्हारी। बुद्धि के कमाल कर दिया बेटा तुमने, कमाल। अरे पायल, तू भी किसी पहेली का उत्तर दे देती तो हमारे पास 2-2 पत्थर हो जाते, मगर तेरी तो अकल ही घास चरने गई होती है। अरे पिताजी, छोड़ दें इसको। अगर वो हिरण इससे पहेली पूछ भी लेती तो ये कौन सा उत्तर दे पाती। अच्छा पिताजी, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा करें कि घर का सारा कीमती सामान बेच दें और सारा सामान बेचकर सारे सिक्के एक संदूक में बंद कर दें। उसके बाद मैं ये पत्थर उस संदूक पर रख दूंगी। इस तरह हम एक ही बार में बहुत सारे सिक्कों को सोना बना सकते हैं। वाह रे वाह, चंदा की माँ देख रही हो कितनी ज़हीन है मेरी बिटिया। हाँ बेटा, ठीक है, तू फिक्र ना कर, मैं अभी घर का सारा सामान बेच कर आता हूँ। यूँ सूरज ढलने तक मेरे पिताजी घर का सारा कीमती सामान बेच आते हैं। तेरी बूढ़ी बाप की जो भी जमा पूंजी थी वो मैं बेच चुका हूँ। चंदा बेटा, ये पत्थर काम तो करेगा ना? हाँ पिताजी, क्यों काम नहीं करेगा। अभी आओ देखना इसका कमाल। और यूं मैं अपनी दीदी और माता पिता के साथ खड़ी उस संदूक को ध्यान से देख रही होती हूँ, क्योंकि उस संदूक में सिक्के नहीं बल्कि मेरे पिता की सारी जिंदगी की कमाई मौजूद थी। ये क्या? अरे वाह वाह, चंदा की माँ देख रही हो, मेरी बिटिया की वजह से हमारे दिन फिर गए हैं। अब मेरी बिटिया के लिए मंत्री के बेटे का रिश्ता आएगा। राज करेगी मेरी बिटिया, राज करेगी। और इसके बाद मेरे पिताजी खुशी से नाचने लगते हैं और माताजी इतनी चौंक गई कि कुछ बोल भी नहीं पाई। और यूं काफी अरसा बीत जाने के बाद मेरी दीदी की शादी मंत्री जी के बेटे से हो जाती है और हम वो झोंपड़ी छोड़कर एक बहुत आलीशान घर खरीद लेते हैं। शुक्र है कि अब चांदनी अपने घर के हो गई है। उसकी शादी अच्छा है कि मंत्री के बेटे से ही हो गई है। मगर सुने जी, आप पायल का क्या करेंगे? आखिर वो भी तो हमारी ही बेटी है ना। उसके लिए कोई रिश्ता कहाँ से आएगा? अरे चंदा की माँ, पायल की शादी तो तब होगी ना जब कोई रिश्ता आएगा, तब ना। जैसी उसकी शक्ल और अकल है, कोई रिश्ता आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। उस दिन मेरे माता पिता ये बातें कर रहे थे, जो कि मैं दरवाजे के पीछे से खड़ी सुन लेती हूँ। उनकी ये बातें मेरे सीने में गोली की तरह लगती हैं और यूं मैं उदासी और गम के कारण अपने घर के पास वाले बाग में आकर नहर के किनारे बैठकर खूब रोती हूँ। अरे ये कैसी आवाज है? अरे नहीं, ये क्या किया? ये बेचारा इंसान तो यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और इसके पेट से तो खून भी निकल रहा है। लगता है कि किसी जानवर ने इस पर हमला किया था। अगर इसका खून ना रोका गया तो ये तो मर जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक अनजान व्यक्ति जो खून में लथपथ पड़ा था, मुझे लगा कि शायद उसको मेरी मदद की जरूरत है। और इसके बाद पायल, तेरा तो दिमाग वाकई में घास चरने गया होता है। ये क्या कर दिया? ये किसकी लाश को उठाकर घर ले आई? अरे पिताजी, ये लाश नहीं है, बल्कि इस बेचारे पर किसी जानवर ने हमला किया होगा और ये वहाँ जंगलों में जख्मी हालत में पड़ा था। मैं इसको उठाकर घर ले आई पिताजी। आप फिक्र ना करें, मैं खुद इस अनजान व्यक्ति का ख्याल रखूंगी और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। फिर तू ही इसकी सारी सेवा करना और याद रखना, अगर ये मर गया ना तो इसकी मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। बेवकूफ लड़की, दिमाग में तो जाले लग चुके कई इसके। मेरे माता पिता मुझे बहुत बातें सुनाते हैं, मगर मैं दिन और रात उस व्यक्ति की सेवा में जुट जाती हूँ। और उस अनजान व्यक्ति की इतनी सेवा के बाद 4 महीने तक वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके घाव पूरी तरह से भर जाते हैं। और 4 महीनों के बाद मेरी दीदी अपने पति के साथ हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आती है। क्या हाल है आपका पिताजी? देखिए, आज आपसे मिलने राहुल भी आया है। वो असल में राहुल को उसके ऑफिस से कुछ छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये चंद दिन हम आपके साथ यहाँ पर ही गुजारेंगे। अरे वाह चंदा बिटिया,
ये तो बहुत ही अच्छा किया कि तू अपने शाहद के साथ चंद दिनों के लिए यहाँ पर ही रहने के लिए आ गई हो। बहुत ही अच्छा किया बेटा, बहुत ही अच्छा। मुकेश के साथ रहते रहते और उसकी सेवा करते करते मुझे उससे प्रेम हो जाता है। ओए साहिबजादे, अगर अब तुम ठीक हो गए हो तो इस घर से जाना गवारा करोगे या सारी जिंदगी यहाँ पर ही रहने का इरादा है? जी अंकल, मैं बस यहाँ से जा ही रहा था, पर अंकल जाने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो असल में पायल ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं भी पायल की सेवा करना चाहता हूँ और मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ। मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा, वादा करता हूँ। ओए एहसान फरामोश लड़के, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तू इतना गरीब इंसान है, ना तेरे पास कोई घर बार है और ना ही कोई धन है। पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं भी इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। ओए लड़की, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। एक आवारा गरीब है, वेला है, आवारा है, तुझे क्या खिलाएगा? कल को कैसे रहेगी इसके साथ? तो पुटा, मैं तो कहती हूँ इसकी शादी इसी लड़के से करा दे। वैसे भी इसका कोई और रिश्ता आना भी नहीं है। वैसे भी ये सीधी साधी है, बिना दहेज के वे अपना जीवन गुजार लेगी और सारी जिंदगी कमारी बैठने से तो अच्छा ही है ना कि इसको किसी गरीब के साथ ही बांध दिया जाए। यूं मुकेश के बहुत इसरार करने पर पिताजी हमारी शादी करवा देते हैं। सुनो, तुम्हारा घर क्या जंगलों के बीच में है? क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा अपने फैसले पर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो मेरा था वो मुझे मिल गया है। अब चाहे वो एक छोटी सी झोंपड़ी ही क्यों ना हो। और मुकेश मुझे जंगलों के बीच में बहुत दूर तक ले जाता है और अचानक एक बहुत बड़े महल के आगे आकर रुक जाता है। अरे मुकेश, हम यहाँ पर क्यों रुक गए हैं? मुझे अपने घर लेकर चलो ना जल्दी से, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी प्यारी पत्नी, घर नहीं महल, यही मेरा महल है। मैं इस महल का राजा हूँ। और आज से तुम इस महल की रानी हो। क्या कहा? तुम एक राजा हो? वो भी इस महल के राजा हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। महाराज, आप आखिर कहाँ चले गए थे? हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? आपके कपड़े और हाथ पांव इतने मैले क्यों हो रहे हैं? और ये औरत कौन है? अरे मेरे वजीर, मैं उस दिन हिरन का शिकार करने के लिए गया था। तभी एक शेर ने मुझ पर हमला किया और मेरा घोड़ा भाग गया। तभी मेरी जान इसने बचाई। और अब ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है और इस महल की रानी है। मैंने जानबूझकर अपने राजा होने की बात इससे छुपाई, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई ऐसी औरत मेरी पत्नी बने जिसको मेरी धन दौलत से नहीं बल्कि मुझसे सच्चा प्रेम हो। और पायल ने मेरा धन देखकर नहीं बल्कि मेरा मन देखकर मुझसे प्यार किया है। और इस तरह मेरा अपनी किस्मत पर विश्वास पूरा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है।